हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 11th लेक्चर, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ सीखा था, एरिया वेक्टर के बारे में सीखा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंटिन्यूशन करेंगे और लेक्चर के एंडिंग तक हम गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन भी देंगे। लेकिन आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड, हम आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। उससे पहले बताता हूँ एक मिनट के अंदर कि कल हमने क्या किया था, उसी ऊपर से आज का टॉपिक रहेगा। देखो, कल हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे, देखो यहाँ पर जैसे हमने क्यूब का क्वेश्चन लिया था, इस तरह से क्यूब होता है। यहाँ पर हमने सरफेसेस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था हमने। तो यहाँ पर जैसे ये सरफेस है, एग्जाम्पल हमारा ये सरफेस, तो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स, मीन्स कोई भी पॉइंट कंसीडर करूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, चाहे जो पॉइंट कंसीडर करूँ, सबका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आता था। बिकॉज ये सरफेस इस तरह से है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता था। चाहे जो भी पॉइंट यहाँ भी लूँ तो भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा। मीन्स पर्टिकुलर कोई सरफेस के लिए, एक पर्टिकुलर कोई सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह पे सेम आता था। जैसे ये सरफेस ले लो एग्जांपल, ये हमारा सेकंड सरफेस है, इसको ले लूँ, यहाँ पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट, सबका जो एरिया वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता था। ठीक है, सबका एरिया वेक्टर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता था। मीन्स एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था पर्टिकुलर सरफेस के लिए। तो हमने कल उसके बेस पे क्वेश्चन किया। हमने बोला था हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो ई डॉट डी ए आ रही थी, ई डॉट डी ए, और इसकी वैल्यू आ रही थी ई डी ए कॉस थीटा। तो कल हमने इतना कुछ किया था। ओके, बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे सपोज कोई एक सरफेस डिफाइन कर दूं जिसके अंदर जो एरिया वेक्टर है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा हो। जैसे सपोज यहाँ पर एक सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करें। यहाँ पर ये पॉइंट, ये जैसे मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये हाफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर देखो, हर एक पॉइंट पर चलो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है। तो लेकिन आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट का एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और ये पॉइंट पर एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में। वैसे डिफरेंट पॉइंट्स पर एरिया वेक्टर जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए जब एरिया वेक्टर चेंज हो रहा हो, वही हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, पहला आधा घंटा हम उसको समझते हैं। तो इसको रफ करके वो क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाए वो हम समझते हैं। एक्चुअली नेट फ्लक्स तो इसके अंदर अभी भी जीरो, अगर पूछो नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इनकमिंग होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटगोइंग होगा। तो यहाँ पर अगर नेट फ्लक्स पूछूँ, नेट फ्लक्स तो हमेशा जीरो रहेगा। बट किसी ने हमको पूछ लिया कि फ्लक्स एंटरिंग कितना है, फ्लक्स कितना घुस रहा है या फ्लक्स कितना निकल रहा है, दोनों की वैल्यू तो सेम है, पर कितना वैल्यू है उसी को फाइंड करने के लिए आज हमारा ये स्टार्टिंग का टॉपिक है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। आपको फील तो हो गया कि हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, पहले वो जानना आपको ज़रूरी था। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन एरिया वेक्टर इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर मेरा टॉपिक ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको फाइंड करना है कब, जब जो एरिया वेक्टर है वो अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए उसका एक पहले हम थोड़ा सा थियोरिटिकल समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम फिर से वही हेमिस्फेरिकल ड्रॉ करते हैं, हेमिस्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज एक बॉल हो, उसको आधा काट दिया, उसको कहते हैं हेमिस्फीयर। ये है मेरा हेमिस्फीयर, जिसका जो रेडियस है वो आर है। सपोज इसका जो रेडियस है वो आर है, या तो अभी रेडियस नहीं ड्रॉ करते, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये सपोज मेरा एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आज जितनी बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एरिया वेक्टर चेंज हो रहा हो तो क्या कॉन्सेप्ट है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो यूनिफॉर्म है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डिफरेंट सर्फेसेस है। यहाँ पर जैसे ये सरफेस लूँ तो इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पर ये सरफेस लूँ तो एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे डिफरेंट कितने भी सरफेसेस लूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोई भी सरफेस लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये सरफेस ले लिया तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर थीटा। बट हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते ई डी ए कॉस थीटा, बिकॉज जो एरिया वेक्टर है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर जो ये है सब, इसको मैंने एक एलिमेंटल रिंग, देखो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर छोटे छोटे एरिया हमने डिफाइन किए। ये छोटे छोटे एरिया क्या कहते, देखो ये एरिया यहाँ पर है, ये एरिया यहाँ पर है, तो जितने छोटे छोटे एरिया हैं यहाँ पर सब छोटे छोटे एरिया का हम नेट फाइंड करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एरिया का नेट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन, बिकॉज हर पॉइंट पर एरिया चेंज कर रहा है तो मुझको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लिमिट्स की प्रॉब्लम आएगी। देखो समझते हैं, जैसे ये छोटा सा एरिया है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 10x जूम। इसको मैं यहाँ पर 10x जूम करूँगा तो किस तरह से ये दिखेगा आपको, देखो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हेमिस्फीयर नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा एरिया है जिसको हमने यहाँ पर जूम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने जूम कर दिया है 10x से। तो यहाँ पर जो ये एरिया है, अब क्या होगा, देखो मैं करना क्या रहा हूँ, मेरा फ्लो क्या है, मैं छोटे से एरिया को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा उसको मैं पूरे हेमिस्फीयर के लिए इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, यही मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसको मैंने जूम कर लिया, तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर जो है, देखो ये सपोज मिड पॉइंट है, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और ये एंगल जो है मेरा थीटा है। तो यहाँ पर ये छोटे से एरिया के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको आप रफ कर दो, बिकॉज इसको तो आप नोट कर चुके हो, मैं छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। अब ध्यान रख लो, अच्छा चलो रफ नहीं कर सकता बिकॉज इसके ऊपर से कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा आगे अभी। ओके, यहाँ पर कहीं लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये छोटा सा एरिया है, इसको मैं छोटा सा एरिया डी ए बोलता हूँ। ठीक है, छोटा सा एरिया है डी ए बोलता हूँ, बिकॉज ये छोटा सा एरिया का पॉइंट मैंने लिया। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया ए वेक्टर होगा, बट छोटा सा लिए डी ए लिखेंगे बिकॉज उसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो छोटे से एरिया के लिए हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जो कि होगा डी फाई। फ्लक्स क्या डिफाइन करेंगे, डी फाई। डी फाई क्या होगा यहाँ पर, देखो डी फाई होगा ई इंटू डी ए, ई इंटू हो जाएगा डी ए इंटू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहीं भी ले लो, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इतना बात याद रख लो। अब मुझको अगर नेट फ्लक्स फाइंड करना हो पूरे हेमिस्फीयर के लिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा इधर देखो दोनों तरफ क्या करता हूँ, इसको मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पर कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर फाई हो जाएगा मेरा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ तक आके हम अटक चुके हैं। अब जो डी ए कॉस थीटा है यही निकालना हमारा एम है। ठीक है, जो डी ए कॉस थीटा है वही निकालना हमारा एम है। तो डी ए कॉस थीटा को हम किस तरह से लिखते हैं वही यहाँ पर नोट करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में एंगल है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में एंगल है थीटा। तो यहाँ पर देखो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। देखो यहाँ पर जैसे ये था तो यहाँ पर मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो मैं सिर्फ पूछूं कि अगर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर लाइन और सरफेस के बीच में एंगल कितना होगा। देखो ये मेरा रेडियस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रेडियस है। ये छोटा सा रेडियस जो है वो आर है। मैं आपसे पूछूं कि आर और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होगा। देखो समझो, ये थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 होगा तो फिर से मेरा हो जाएगा तो ये फिर से मेरा क्या हो जाएगा
थीटा, ठीक है। अगर ये डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो मेरा ध्यान समझो, हाँ, परपेंडिकुलर लाइन किससे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर एक मैंने लाइन लिया है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लिया है। मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर लाइन और ये मेरा जो सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक, प्लेन का मैंने मिड पॉइंट ड्रॉ किया, तो प्लेन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल भी क्या होगा, थीटा। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो प्लेन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डी ए है, ये डी ए वेक्टर है और ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल भी कितना हो रहा है, थीटा। तो यहाँ पर मैं जो डी ए कॉस थीटा है, आप समझो डी ए कॉस थीटा, तो मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। तो ये पॉइंट आप समझ गए हो, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा है फाई इक्वल टू हो रहा है ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। अब डी ए कॉस थीटा को किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ये डी ए है, ये डी ए कॉस थीटा होगा जो कि हमारा फ्लक्स है। तो डी ए कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, एक नया एरिया वेक्टर। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, मीन्स ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसका मैंने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मीन्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लेन का मैंने एक कंपोनेंट लिया है इस डायरेक्शन में। देखो ये प्लेन का कौन से दो कंपोनेंट आएंगे, देखो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं। आप समझ रहे हो, ये प्लेन का मैंने, देखो ये प्लेन है, इसका मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं डी ए कॉस थीटा को ये लिख सकता हूँ, एक नया एरिया जो है ये, बिकॉज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में भी एंगल थीटा है, और देखो ये जो रेडियस है और परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच में भी एंगल थीटा है। तो क्या ये जो डी ए कॉस थीटा है, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा का टर्म, इसको मैं एक नया एरिया लिख देता हूँ, डी ए, इसको बोल देता हूँ मैं डी ए डैश। ये है मेरा डी ए और ये है मेरा डी ए डैश। तो क्या मैं डी ए डैश को डी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। देखो डी ए का एक कंपोनेंट, देखो डी ए का कॉस कंपोनेंट, डी ए कॉस थीटा, देखो डी ए, ये डी ए है, इसका कॉस कंपोनेंट कहाँ गया, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, उसके परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं डी ए कॉस थीटा को एक नया एरिया बोलता हूँ, डी ए डैश, नया एरिया बोलता हूँ डी ए डैश। डी ए डैश क्या है, कंपोनेंट ऑफ एरिया, डी ए डैश क्या है, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ए डैश है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए डैश। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझनी थी आपको कि डी ए कॉस थीटा की जगह पर मैं डी ए डैश लिख सकता हूँ। और डी ए डैश कौन सा एरिया है, ऐसा एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मीन्स इसका एक प्रोजेक्शन है। डी ए डैश क्या है, फिर से लिखो यहाँ पर, डी ए डैश और एक चीज़ है, यहाँ पर लिखो डी ए डैश प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, अब हमारा जो नेट फ्लक्स आएगा, फ्लक्स वो आएगा ई इंटू हो जाएगा डी ए डैश। बस इतनी बात आपको समझनी थी यहाँ पर कि अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो जिसका जो एरिया वेक्टर है वो हर पॉइंट पर चेंज कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक नया एरिया डिफाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, जो सरफेस है उसका एक कंपोनेंट या सरफेस का एक प्रोजेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंगे। मेरे वर्ड को ध्यान रखो, सरफेस का प्रोजेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और वो हमारा एक नया एरिया आएगा जिसको हमने बोला है डी ए डैश। नया एरिया क्या आ जाएगा मेरा, डी ए डैश। अब देखो यहाँ पर मेरा ओरिजिनल फिगर क्या था, ओरिजिनल फिगर तो मेरा ये था, ओरिजिनल फिगर तो मेरा ये था। अब जो डी ए डैश है, देखो यहाँ पर हमारा छोटा सा एरिया जो था यहाँ पर, वो क्या था, यहाँ पर डी ए डैश, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से।
तो इस तरह से मेरे को बहुत सारे एरिया निकाल के मेरे को सबका इंटीग्रेशन करना है। और सबका इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सबका देखो छोटे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगा तो इस तरह से आएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगा इस तरह से आएगा। इसी तरह से जितने भी एरिया यहाँ पर छोटे छोटे, मैं सबका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूँ तो वो एरिया क्या आ जाएगा? वो एरिया ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो सबका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, आपको समझना ध्यान से, तो वो कौन सा एरिया आ जाएगा? वो ये वाला एरिया आ जाएगा। जैसे अगर ये सरफेस है, इसका अगर रेडियस आर हो, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर हो, चलो इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ यहाँ पर। और जैसे कि मेरा हेमिस्फीयर था जिसका रेडियस आर हो, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा? देखो अब मेरा फ्लक्स नेट का आंसर क्या आएगा? फ्लक्स का आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ई इंटू, अब डी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? डी ए डैश की जगह पर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बिकॉज इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ रहा है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान समझो, पहली बार में बच्चे लोग को समझ नहीं पड़ता। बिकॉज देखो यहाँ पर जितने भी छोटे एरिया थे उन सब का मैंने कंपोनेंट लिया इन द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कंपोनेंट क्या आएगा? आएगा पाई आर स्क्वायर। कंपोनेंट क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। बिकॉज जो पाई आर स्क्वायर था, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये वाला, समझाता हूँ आपको, देखो एग्जांपल से। देखो यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है, ठीक है। ये बाउल देखो मैंने इस तरह से रखा हुआ है, देखो यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या, मेरा आंसर आ क्या रहा है? देखो मेरा आंसर आ रहा है ये वाला एरिया, मीन्स ये वाला एरिया। देखो ये वाला एरिया क्या है? देखो सपोज ये बाउल है, इसका रेडियस आर है, तो ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा मेरा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर था इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है वो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। इतना पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लो कि यहाँ पर आ रहा है ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फिर आपको बताता हूँ कि एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। होप करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ पड़ा होगा, लेकिन नहीं भी समझ पड़ा हो तो खाली इतने डेरिवेशन से आप इतना बात समझ लो कि जो डी ए डैश है वो ऐसा एरिया है। देखो समझाता हूँ यहाँ पर हमारा फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स हमारा क्या है? फ्लक्स लीविंग या फ्लक्स इनकमिंग। नेट फ्लक्स तो जीरो है, अब बात अभी समझाता हूँ। फ्लक्स लीविंग या फ्लक्स एंटरिंग, इन दोनों में से कोई भी फ्लक्स हो उसका आंसर क्या है मेरा? ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डैश। अब समझाता हूँ डी ए डैश क्या है। देखो यहाँ पर लिखो पॉइंट, डी ए डैश इज द एरिया, इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, लिख दो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हमको करना क्या है? हमको कोई भी फिगर दिया रहेगा और उसके अंदर अगर एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर चेंज कर रहा हो, देखो और क्या लिखता हूँ मैं, चलो अगर हमको कोई भी सरफेस दिया हो और उसका एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर चेंज कर रहा हो, हमको क्या करना है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से खड़े हो जाना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और हमको खड़े हो जाना है, और आपको देखना है कि आपको कौन सा एरिया दिख रहा है। देखो यहाँ पर इस तरह से मेरा हेमिस्फीयर था, मैं देखो ये डायरेक्शन में खड़ा हो तो मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को यहाँ पर आपको देखो सपोज आपके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो। जैसे कि आपकी तरफ से और बोर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो बोलो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सर्कल। मीन्स अगर हेमिस्फीयर होगा तो हमको क्या दिखेगा? सर्कल। तो हमको प्रोजेक्टेड एरिया जो आएगा वो आएगा सर्कल। तो डी ए डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ए डैश ये है। तो आपको करना क्या है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। आपको देखना है कि आपको कौन सा एरिया दिख रहा है। उसी कहते हैं प्रोजेक्शन, उसी कहते हैं शैडो, और उसी कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। फ्लक्स लीविंग या एंटरिंग। फिर से आपको दिखा दूं, ये जो हमारा फिगर था इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने एरिया लिया, हमारा ये एरिया क्या है? ये हमारा डी ए डैश आया, ये हमारा डी ए डैश, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स, अगर मैं इसका पूछूं नेट फ्लक्स कितना है? फ्लक्स नेट मीन्स फ्लक्स एंटरिंग, फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग। नेट फ्लक्स क्या होगा? यहाँ से जितना फ्लक्स निकल रहा है और यहाँ से जितना फ्लक्स
घुस रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो नेट फ्लक्स तो जो है वो तो 0 होगा। नेट फ्लक्स तो मैंने समझाया था आपको कल कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो, हेमिस्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है, तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर हमारा जो नेट फ्लक्स होता है वो 0। कंडीशन क्या है कि अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई वैसे भी हम कोई चार्ज की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, अभी कोई चार्ज है भी नहीं अंदर। कोई चार्ज ना हो तो क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स वो तो 0 ही होता है। बट मैं आपसे पूछूँ फ्लक्स लीविंग क्या होगा, फ्लक्स लीविंग या फ्लक्स एंटरिंग? बोलो फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है, मीन्स यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको ये प्रोसेस यूज़ करना होता है, जो कि होता है E इंटू DA डैश। DA डैश इज द प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, या फ्लक्स एंटरिंग पूछूँ चाहे फ्लक्स लीविंग पूछूँ, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, जिसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये पॉइंट को आप नोट कर लो। यही था मेरे इतना कुछ समझाने का रीज़न। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। मैटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, सेम वही मैंने इस तरह से एग्जांपल लिया, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल लिया, ये मेरा रेडियस R है। क्या है मेरा रेडियस R, और फिर से ये हेमिस्फीयर है। बट इस बार क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैंने आपको हमेशा समझाया है जो प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हमको यहाँ पे इस तरह देखना है, जो ये प्रोजेक्शन है हमको इस सरफेस पर लेना है। सपोज मैं यहाँ से लाइट डाल रहा हूँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट समझ लो। अब यहाँ से लाइट डालोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, इसको मैं आपको फिर से एग्जाम्पल समझाता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आपके डायरेक्शन में है, और तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिख रहा है, इस तरह से कुछ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिख रहा है, इस तरह से। देखो आप देखो, तो बताओ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो इस तरफ था तो आपको पूरा ये सर्कल दिख रहा था, ये पूरा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था, तो आपको ये पूरा सर्कल दिख रहा था यहाँ पर। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस तरफ है, देखो इस तरह से, तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे आपको देखो सेमी सर्कल दिखेगा, हाफ सर्कल दिख रहा है कि नहीं। आपको इमेजिन करो, आउटर बाउंड्री ड्रॉ करो, इसका आउटर बाउंड्री, आपको हाफ सर्कल दिख रहा है कि नहीं, हाफ सर्कल दिख रहा है कि नहीं। मीन्स यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लोगे आप, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हाफ सर्कल आएगा। तो यहाँ पर इसका मैं फ्लक्स कैसे लिख सकता हूँ, मैं जो मेरा फाई आएगा, फाई लीविंग या एंटरिंग, फाई लीविंग और एंटरिंग, और ठीक है लीविंग या एंटरिंग कोई भी पूछा हो दोनों में से, तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, कि बिकॉज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब हमको इंटीग्रेशन करना है DA वेक्टर का, और ये DA डैश क्या था, मीन्स इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता था, ये पूरे का आंसर क्या आता था, इसका कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पर हमको कुछ हाफ सर्कल की तरह इस तरह कुछ दिखेगा। ये सरफेस अगर ड्रॉ करूँ मुझको कुछ हाफ सर्कल दिखेगा, ठीक है। उसको यहाँ पर 3D में ड्रॉ करना मुश्किल है। तो हाफ सर्कल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इसका अगर पूरा रेडियस हाफ सर्कल क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का है, डिवाइड बाई 2। रेडियस R/2 नहीं हुआ है, सर्कल का जो एरिया है वो आधा हुआ है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया इतना था, डिवाइड बाई 2। अगर रेडियस R/2 हुआ होता, वो ऐसा केस नहीं है यहाँ पर। देखो रेडियस तो अभी भी R रहेगा, रेडियस तो अभी भी R है, सिर्फ सर्कल का देखो ये एरिया सर्कल का है, उसका आधा एरिया यहाँ पर मिलेगा हमको प्रोजेक्शन में हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैटर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन में होता तो हमको पूरा सर्कल मिलता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करते तो यहाँ पर हमको इस तरह से पूरा सर्कल मिलता, पर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ आधा सर्कल मिल रहा है, जिसका रेडियस तो अभी भी R है, रेडियस तो इसका अभी भी R है, ठीक है। इतना बात आपको समझ पड़ा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करता है, ठीक है। तो इसके बीच में हम चलो क्वेश्चन करते हैं 1-2। आप खुद बताना मेरे को इस बार कि इसको प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। जरूरी नहीं हो कि हमेशा हमें स्फीयर दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर स्फीयर ले लूँ, तो स्फीयर इस तरह से स्फीयर ले लूँ जिसका रेडियस जो है R है, ठीक है। और बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है,
ठीक है, या तो ऐसा बोल दूँ, थोड़ा उल्टा बोलता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मेरा रेडियस r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रोजेक्शन लेना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर खड़े हो जाओ, बोलो आपको क्या दिखा यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन लोगे आप इस तरह से, इस तरह से इसका प्रोजेक्शन लोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर सरफेस पर आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा एक सर्कल जिसका रेडियस है r। आपको इमेजिन हो रहा है कि यहाँ से जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ से अगर एक लाइट ड्रॉ करूँ या लाइट भेजूँ या आप खुद खड़े हो जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर से आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस है r। तो यहाँ पर किसी ने हमको बोल लिया कि यहाँ पर फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स लीविंग क्या होगा, एंटरिंग पूछा या लीविंग, ठीक है। नेट पूछेंगे तो वो तो जीरो है, नेट फ्लक्स तो जीरो होता है बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है। अभी तक हमने कोई ऐसा केस नहीं डिस्कस किया जहाँ पर अंदर भी कोई चार्ज हो, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो नेट फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस जीरो होता है। तो फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स लीविंग पूछा होता है, हमको ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर भी देखो ये स्फीयर है, हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर चेंज करेगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर उस तरह से होगा, तो इसका जो फ्लक्स का आंसर आएगा क्या हो जाएगा, खाली फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स लीविंग पूछो तो हो जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर, और ये जो DA वेक्टर है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा यहाँ पर सर्कल जो जिसका रेडियस है r, तो E इंटू हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और स्फीयर तो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो भी E इंटू पाई r स्क्वायर होगा, मीन्स कोई भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डालो तो उसका आंसर E इंटू पाई r स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ जो आपको बताना है, ठीक है। बस यही मेरा मोटिव था समझाने के लिए कि इसको प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है जब एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ अब हेमिस्फीयर इस तरह से, ठीक है। इसका जो हाइट है वो h है। यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका हाइट h है, इसका जो हाइट है वो h है और इसका जो रेडियस है वो r है। यहाँ पर मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इसका हाइट h है जिसका रेडियस r है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। अब बताओ मेरा फ्लक्स नेट, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है सपोज, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फाइंड फ्लक्स 1 एंड फ्लक्स 2। हमको फ्लक्स 1 भी ढूंढ के दिखाओ कि इसके वजह से फ्लक्स क्या आएगा और इसके वजह से फ्लक्स क्या आएगा, वो आप इमेजिन करो। इसका मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद से इमेजिन करो कि इसके वजह से फ्लक्स आपको क्या दिखेगा यहाँ पर। तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो फ्लक्स 1 का फॉर्मूला होगा E1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड DA वेक्टर। तो E1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और DA वेक्टर। देखो यहाँ पर अगर इस तरफ से मैं लाइट डालूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक स्क्रीन ड्रॉ कर दूँ तो इसको क्या दिखेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, कोई एग्जांपल। सपोज ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है। तो देखो यहाँ पर मैं इस तरह से लाइट डाल रहा हूँ। अगर आपको तरफ टर्न करूँ तो मैं इस तरफ से लाइट डाल रहा हूँ। बोलो आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका ये देखो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसका रेडियस तो अभी भी r है, रेडियस तो r है, मीन्स हमको दिख रहा है एक सर्कल। हमको क्या दिख रहा है, एक सर्कल। अब यहाँ से अगर देखो इस तरफ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, सर्कल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। देखो अगर डायरेक्शन आपकी तरफ हो, देखो अब क्या दिख रहा है, आपको एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा E1 इंटू पाई r स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन मेन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो तब आपको क्या दिखेगा। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो, मीन्स सरफेस में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा।
फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स लीविंग, ओके वो तो हम बात कर रहे हैं। नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, आपको पता है, बिकॉज ये क्लोज सरफेस है। ये बात आपको ध्यान रखना, नेट फ्लक्स तो जीरो है क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। तो 3D सरफेस कोई भी हो उसका नेट फ्लक्स जीरो होता है बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ यहाँ पर फ्लक्स एंटरिंग या पूछ रहा हूँ फ्लक्स एंटरिंग या फ्लक्स लीविंग, दोनों में से कोई भी पूछा हो तो क्या आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। फ्लक्स 2 क्या होगा, फ्लक्स 2 हो जाएगा E2 इंटू, सपोज ये DA1 वेक्टर था, ये DA2 वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो ये DA2 वेक्टर मीन्स ये हमारा एरिया क्या दिखेगा आपको, फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, तो इस तरफ से आपको क्या दिखेगा वही यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर समझाता हूँ आपको किस तरह से। देखो ये रेडियस R है, ये रेडियस R है। अब मैं खुद से बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पर दिखेगा। अगर इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर लूँगा तो आप पहले समझो, यहाँ पर ये मार्कर है मेरा, सपोज ये मार्कर सिलेंडरिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ इस तरफ है। अब देखो मार्कर मैंने इस तरफ रखा है, तो आपको क्या दिख रहा है बताओ, मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ करूँ, इसका आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसका आउटर बाउंड्री ड्रॉ करूँ, आउटर बाउंड्री, तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। देखो मैंने आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है, तो आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। आप उसके डेप्थ में मत घुसो, आपको सिर्फ दिख क्या रहा है वो बताओ मेरे को। ऐसे मैं रख दिया, आपको क्या दिख रहा है, सिलेंडर तो पूरा दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ आपको देखो आउटर फेस दिख रहा है, मीन्स आपको कुछ एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। यहाँ पर अगर इस तरफ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर जो मेरा रेक्टेंगल, यहाँ पर से डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, इस तरह से कुछ एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। जो रेक्टेंगल का इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मेन बात ये रह गई, तो इसको इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मेन बात ये रह गई, रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा, रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा जो है वो है h, और इसका ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट कितना होगा। देखो मैंने यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, इस तरह से यहाँ से मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, तो इसका जो ये होगा ये कितना होगा बताओ, ये R होगा कि 2R होगा बताओ। देखो ये R है, ये R है, इसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका जो लेंथ होगा वो 2R होगा और इसकी हाइट जो है वो h है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2 है और एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा 2R इंटू एच। एरिया क्या हो जाएगा 2R इंटू एच। मीन्स हमको किसी ने यहाँ से पूछ लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होगा, तो हो जाएगा E2 इंटू 2R इंटू एच। तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिलेंडर का एग्जाम्पल हो सकता है, हेमिस्फीयर का हो सकता है, डिफरेंट स्फीयर का एग्जाम्पल हो सकता है। स्फीयर देखो, जैसे स्फीयर है ये, तो आपको स्फीयर में देखो यहाँ पर सर्कल दिखेगा, आउटर बाउंड्री देखो सर्कल दिखेगा। उस तरह से हेमिस्फीयर में आपको क्या दिखेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आपको एरिया दिखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया कि जब एरिया वेक्टर चेंज हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसका प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट केस करते हैं। ये टॉपिक आज का खत्म हुआ और इसके क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा। तो अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखा उसका हम यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं, जो कि क्वेश्चन आया था IIT JEE 2011, जिसको अभी हम जे एडवांस बोलते हैं। उसमें ये प्रोजेक्शन ऑफ एरिया के बेस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड सिंपल सा मेथड, हम नॉर्मली अगर किसी को ना पता हो कि प्रोजेक्शन ऑफ मेथड किस तरह से किया जाए तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वाला मेथड है उसके ऊपर से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा, जिसको आप चुटकियों में इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और जो वो क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले एक बार आप उसको पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E0 I कैप where E0 इज कांस्टेंट, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से हमको फ्लक्स फाइंड करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको इस तरह से दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड है E0। E0 जो है कांस्टेंट है, मीन्स हमको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। और सबसे पहली बात आपको समझना है कि देखो पॉइंट देखो यहाँ पर 0,0,0 और ये 0,A,0 मीन्स ये जो है सिर्फ ये पॉइंट जो है सिर्फ y एक्सिस में है, और यहाँ पर ये पॉइंट देखो
a, 0, a मीन्स ये पॉइंट जो है x और z एक्सिस में, x z एक्सिस में ये पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो x y z एक्सिस तीनों एक्सिस में है। इसका मतलब पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो डायग्राम इस तरह से दिया है, इसको आप विजुअलाइज करो कि डायग्राम YZ प्लेन में नहीं है, मीन्स ये प्लेन में डायग्राम नहीं है। ये जो डायग्राम है किस तरह से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे इस तरह से क्यूब हो, इसके कोऑर्डिनेट से आप समझो, इसके कोऑर्डिनेट देखो a, a, ये पॉइंट जो है उठा हुआ पॉइंट है, मीन्स कुछ इस तरह से। देखो एग्जांपल दूँ आपको, सपोज मेरा XYZ प्लेन है और ये देखो यहाँ पर रखा है इस तरह से, ये पॉइंट जो है कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं है ये फिगर ऐसे नहीं है, ये फिगर इस तरह से उठा हुआ है, ऐसे समझ रहे हो। देखो यहाँ पर ये फिगर जो है एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये फिगर जो है कुछ इस तरह से उठा हुआ है। ये बात आपको समझना है यहाँ पर, जो कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर IDGW वाले ने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स दिया था, वो पॉइंट से हमको ये बात सोचना था, बिकॉज वो पॉइंट जो है XYZ तीनों प्लेन में है, तो पॉइंट जो है कुछ हवा में उठा होगा, जिसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये जो है ये वाला प्लेन तो ये बिल्कुल ही नहीं है। आप देखो यहाँ पर क्रॉसेज है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, देखो ये पॉइंट क्या है मेरा a, 0, a, और ये पॉइंट क्या होता है मेरा a, a, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है 0, a, 0, और जो ये पॉइंट है मेरा ये है 0, 0, 0। मीन्स जो फिगर है ये कुछ इस तरह से है। अभी आपको शायद इमेजिन होगा, मीन्स जो एक नीचे वाला जो है वो पीछे है और आगे वाला जो है आगे है, मीन्स इस तरह से कुछ उठा हुआ है। तो इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूछा था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे मेथड 1 आप समझ गए डायग्राम से कि डायग्राम किस तरह से है, यही समझना था यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी मेथड 1, ठीक है, नॉर्मल मेथड से। मेथड हम अभी प्रोजेक्शन ऑफ एरिया यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसका ही जो है इस साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। यहाँ पर इससे सपरेट करोगे तो ये लेंथ जो है ये तो a आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर जो वो था वो तो a था। प्रॉब्लम है कि ये लेंथ फाइंड करना है हमको, ये लेंथ कितना है, बिकॉज ये टिल्टेड है। तो देखो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ मैं इस तरह से, मीन्स ये a है तो मीन्स ये भी हमारा a हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने। अगर ये साइड a है, इसका मैंने यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो ये जो साइड आएगा हमारा, बिकॉज ये स्क्वायर है, इस तरह से टिल्टेड है, तो हमारा ये जो साइड आएगा a, और ये साइड हो जाएगा मेरा a√2। ये साइड क्या हो जाएगा मेरा a√2, ठीक है। इसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पर a दिया, तो ये साइड क्या हो जाएगा मेरा a√2, बिकॉज जस्ट इससे ये देखो, जैसे कि अगर a है तो a से 45 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ पड़ा कि a√2 ये किस तरह से आया। मीन्स एक साइड इसका a है और एक साइड इसका a√2 है। यहाँ पर जैसे ये परपेंडिकुलर इस तरह से करूँ मैं, इस तरह से अगर ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर अगर मुझको एंगल ढूंढना हो कि ये कितना डिग्री एंगल पर है, तो देखो ये a√2 है, ये a होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री से टिल्टेड है, इस तरह से टिल्टेड है, इस तरह से, जो कि 45 डिग्री है। मीन्स देखो ये इस तरह से जो टिल्टेड है, तो ये एंगल दिया है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमको एरिया तो मिल जाएगा, बिकॉज हमको दोनों साइड मिल गया, और ये स्क्वायर है तो हमको एरिया तो मिल ही जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, फ्लक्स लिखूँगा E इंटू DA वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स क्या लिखूँगा E इंटू DA, इसको अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो EDA हो जाएगा EDA cos थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो है E0, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है E0। अब DA वेक्टर देखो, DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, पहले DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड E देखो, समझाता हूँ आपको। देखो ये E है डॉट DA, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है E0, और इसका डायरेक्शन क्या है इन द आई कैप। अब DA वेक्टर देखो, DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है a√2 इंटू a। अगर स्क्वायर का एरिया लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर a इंटू a√2, बिकॉज दो साइड का देखो, यहाँ पर अगर रेक्टेंगल देखें ये a है और ये a√2 है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा a इंटू a√2। अब मेन प्रॉब्लम है कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा, देखो एक्चुअली अगर ये सरफेस प्लेन अगर इस तरह से फिगर होता तो इसका एरिया होता है बिकॉज उसका परपेंडिकुलर प्लेन होता है, देखो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर x होता है, तो उसका एरिया क्या हो जाता इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक
फील्ड, लेकिन जो है इस तरह से टिल्टेड है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से निकलेगा। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से निकलेगा, जो कि एक्स डायरेक्शन के भी 45 डिग्री एंगल पर होगा। यही बात आपको समझना था कि इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो भी एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर है। देखो अगर एग्जैक्टली अगर ये स्क्वायर होता है इस तरह से स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स होता, बट ये 45 डिग्री से टिल्ट हो गया तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी 45 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ई नॉट आई कैप और इसका हो जाएगा इंटू आई कैप आई बाई जो एरिया वेक्टर होगा ये वाला, जो एरिया वेक्टर एक्चुअली आई कैप नहीं है, वो क्या होगा आई से भी 45 डिग्री इस तरह से आई कैप कॉस 45 मीन्स आई से जो है 45 डिग्री टिल्टेड है। तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं ई नॉट इंटू ए रूट 2 और कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो मेरा एरिया के फ्लक्स क्या आ जाएगा, मेरा फ्लक्स आएगा ई नॉट ए स्क्वायर। ये तो नॉर्मल मेथड इसको करने के लिए। हम साइड ढूंढ लो, देखो यहाँ पर a√2 है, ए है, ये रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कितने एंगल पर है, वो 45 डिग्री एंगल पर आ गया है। आई डॉट आई 1 हो गया। जो एरिया वेक्टर है वो भी एक्स डायरेक्शन के 45 डिग्री एंगल पर है, तो एरिया वेक्टर आई कॉस 45 लिख दिया मैंने, जो कि हो गया 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया और मेरा फ्लक्स आ गया ई नॉट ए स्क्वायर। ये था नॉर्मल मेथड इसको करने के लिए। अब हम मेथड 2 करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। मेथड 2 क्या है, बहुत सिंपल, उसको हम प्रोजेक्शन ऑफ एरिया के मेथड से करेंगे। अब हम सेकंड मेथड करते हैं, जो कि कोई भी एक्सपर्ट स्टूडेंट होगा तो वो सेकंड मेथड फॉलो करेगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं मेथड 2 लिखता हूँ बाय टेकिंग प्रोजेक्शन। हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन किस तरह से लेंगे, देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है हर पॉइंट पर चेंज करेगा, बिकॉज जो है टिल्टेड है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे उसका डायरेक्शन देखो चेंज होता रहेगा, इसलिए इसका प्रोजेक्शन मैं किस तरह से लूँगा। देखो आप देखो ये इस तरह से टिल्टेड है, तो आप देखो आपको क्या दिखेगा, आपको प्रोजेक्शन दिखेगा एक स्क्वायर का, बिकॉज इस तरह से टिल्टेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो सपोज आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो तो इसका डायरेक्शन क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, आपको इस तरह से दिखेगा। इसका प्रोजेक्शन देखो, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप लेता हूँ, मैं इस तरह से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया मैथमेटिकल स्टेप से, आपको दिखेगा एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए और जिसका साइड है ए। आपको a√2 का यहाँ पर ए दिखेगा साइड और इसका तो ए साइड है ही। तो प्रोजेक्शन से हमको क्या पता चला कि एक स्क्वायर आ गया यहाँ पर इस तरह से। प्रोजेक्शन से हमको पता चला एक स्क्वायर। और प्रोजेक्शन का फ्लक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर। और डी ए जो है यहाँ पर, ई तो क्या है यहाँ पर ई नॉट है, और डी ए क्या है मेरा स्क्वायर, जिसका साइड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो सेकंड मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है कि ये पॉइंट जो है कुछ हॉर में इस तरह से टिल्टेड है, तो इसका मैं प्रोजेक्शन लूँगा अगर, तो हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इस तरह से प्रोजेक्शन लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा एक स्क्वायर जिसका साइड है ए। तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। तो दोनों मेथड से मेरा आंसर क्या आया, ई नॉट ए स्क्वायर। तो यही था प्रोजेक्शन ऑफ मेथड का, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया का एग्जाम्पल, जो कि JEE एडवांस 2011 में आया था। तो अब हम करते हैं कि अगर वेरिएबल मीन्स जो है डिस्टेंस के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हो तो किस तरह से उसको फाइंड किया जाए, उसका फ्लक्स, वो हम देखते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा प्रोजेक्शन वाला मेथड जो है वो फेल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स डिस्टेंस के साथ वो चेंज करेगी। तो जैसे हमारे पास कोई सरफेस है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई सरफेस है और हमको यहाँ पर इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, रैंडम कोई भी शेप का सरफेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो है ई नॉट इंटू एक्स, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, एक्स के साथ वो चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि, और मेरा जो है यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के लिए देखो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट लूँगा, तो इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, वैसे इस पॉइंट लूँगा तो एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर दिया है नॉन यूनिफॉर्म। एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया है।
तो इसका क्वेश्चन किस तरह से टैकल करें, एरिया वेक्टर चेंज करें या ना करें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, आपको पता ही है यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और सबका फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। लिखता हूँ यहाँ पर वी विल फाइंड, एक मिनट, वी विल ब्रेक द एरिया इनटू अ स्मॉलर एरिया एंड इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा होल सरफेस एंड इंटीग्रेट विद टू द होल सरफेस एंड इंटीग्रेट टू द होल सरफेस। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया लेंगे, उसका छोटे छोटे एरिया का स्मॉलर एरिया का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मीन्स हमारा d5 जो होगा वो d5 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट da वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0x होगा और छोटे से एरिया का हम एरिया निकाल लेंगे, छोटे से एरिया का जो भी एरिया होगा, जैसे सपोज यहाँ पर जिस तरह से L इंटू आर थीटा जो भी एरिया होगा उसको हम यहाँ पर लिख के, जैसे यहाँ पर जो भी एरिया हो, चलो डी ए डैश लिखता हूँ इसको, एरिया इंटू यहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे d5 को, इस तरह से हमको फ्लक्स मिल जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद। ये तो सिर्फ इसका थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। थियोरी को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम मेन इसका एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिस क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है। देखो यहाँ पर है मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है मेरे पास एक स्क्वायर जिसका जो साइड है वो a है। मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, इस तरह से। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। स्क्वायर है जिसका साइड a है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E0x के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाँ चलो E0x के कैप। यहाँ पर इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जो कि x डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो x के साथ चेंज करेगा। यहाँ पर x की जैसे जैसे वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। मीन्स अगर ये पॉइंट देखूँ, यहाँ पर एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में रहेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग रहेगी। अगर ये पॉइंट के लिए देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा E0 इंटू a। ये पॉइंट के लिए देखूँ तो E0 इंटू 0। अगर मिड पॉइंट के लिए देखूँ तो E0 इंटू a/2। डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, छोटा सा, इस तरह से एक सिंपल पॉइंट के लिए हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे। वो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ से x डिस्टेंस दूर dx विड्थ का, ठीक है। मीन्स इसका जो विड्थ है ये dx है। इसका लेंथ तो a ही है अभी भी, बिकॉज ये स्क्वायर है। लेंथ तो a है लेकिन उसका जो विड्थ है वो dx। हमने क्या किया, यहाँ से स्मॉल एलिमेंट लिया x डिस्टेंस दूर dx विड्थ का, ठीक है, बिकॉज हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फ्लक्स निकालेंगे और सबको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर d5 में क्या लिख सकता हूँ, d5 क्या लिख सकता हूँ मैं, d5 हो जाएगा e da cos थीटा। d5 हो जाएगा e इंटू da इंटू cos थीटा। बिकॉज ये जो एरिया होगा ये मेरा एरिया क्या है, ये मेरा एरिया है da, छोटा सा एरिया है da, ठीक है। अब da वेक्टर का डायरेक्शन तो इसी तरफ रहेगा, da वेक्टर का डायरेक्शन अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलॉन्ग z एक्सिस ही है। ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, E0x। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब हमको नेट फ्लक्स फाइंड करना हो। फॉर फाइंडिंग फ्लक्स इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट तो हो जाएगा फाई। यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, इस तरह से इंटीग्रेट कर दूंगा तो फाई हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, e इंटू da इंटू कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है और da वेक्टर है, दोनों बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू हो जाएगा e इंटू da। बिकॉज कॉस 0 होता है
1, बिकॉज कोई भी यहाँ पर केस लो, चाहे जो भी एरिया लोगे यहाँ पर, सबका डी ए वेक्टर इसी तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो cos 0 हो जाएगा 1। और यहाँ पर लिमिट क्या पुट करेंगे हम, लिमिट क्या पुट करेंगे हम, ये भी ध्यान रखना है आपको। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लिमिट क्या पुट करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक काटेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक काटेंगे, डिफरेंट स्ट्रिप्स, और सबका जो फ्लक्स आएगा उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 से लेके a तक, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके a तक। उसके बाद देखो हम अब देखो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E0 इंटू एक्स, और डी ए क्या है हमारा, डी इसका एरिया देखो क्या है, ए, देखो ए इसका लेंथ है और ए इसका ब्रेथ है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है ए और जिसका विड्थ है डी एक्स, तो मेरा एरिया हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। तो इसको यहाँ पर पुट कर दे हैं, ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 इंटू एक्स, और डी ए क्या हो जाएगा मेरा ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखो फिर से, और इसका लिमिट्स कहाँ तक 0 से लेके ए, तब कांस्टेंट वाले बाहर निकाल दो, E0 जो है कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, अंदर क्या, और ए कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अंदर बचा x इंटू डी एक्स, 0 से लेके a तक, अंदर क्या बचा x इंटू डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा मेरा E0 a x²/2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके a तक। यहाँ पर a पुट करो तो हो जाएगा a²/2, और 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा E0 a³, बिकॉज बाहर भी एक a है, अंदर a², तो a³/2। तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या है E0 a³/2। तो इस तरह से जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर वेरी कर रहा हो तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, हम इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, और उसका नेट फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा, और उसका लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेके a तक। तो होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ पड़ गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाए। ओके, हम यहाँ पर इसी बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अपना नेक्स्ट एग्जांपल एक 3D सरफेस का ले लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल एक फॉर 3D सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, एक 3D सरफेस। देखो यहाँ पर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस बार क्या कर रहा हूँ मैं स्फीयर के, देखो ध्यान से देखो, इस बार क्या कर रहा हूँ, स्फीयर के सेंटर पर एक +q चार्ज रख रहा हूँ। पहला केस, अभी तक हमने 2 लेक्चर में जितना भी कुछ किया था, कोई भी चार्ज अंदर स्फीयर के नहीं था, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चार्ज ना हो और पूछा जाए नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आप हमेशा क्या बोलोगे 0। बट यहाँ पर मैं पूछूँ नेट फ्लक्स क्या होगा, तो 0 नहीं होगा, बिकॉज ये चार्ज है, इसके ऊपर से भी कुछ फ्लक्स आएगा, इसलिए हमारा नेट आंसर तो 0 नहीं होगा। अब किसी ने हमको नेट फ्लक्स पूछ लिया तो 0 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इलेक्ट्रिक जो चार्ज क्यू है वो अपने तरफ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरह से निकालेगा। तो बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरह से सिर्फ निकल ही रहा है, हर तरह से सिर्फ हर जगह से सिर्फ वो निकल ही रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। नेट फ्लक्स 0 कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ बाहर से आ रही हो, तो जितना घुस रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, जितना घुसा उतना बाहर निकल गया। जैसे एक रूम है, 10 लोग अंदर आ रहे हैं और 10 लोग बाहर जा रहे हैं, तो नेट रूम में कितने लोग रह रहे हैं, नेट रूम में कोई नहीं रह रहा है, ठीक है। लेकिन जो +q है तो पहले से अंदर रूम के अंदर है, ये +q पहले से अंदर रूम के अंदर है, तो इसके उधर से जो फ्लक्स है वो तो हमेशा तो रहेगा ही, बिकॉज ये तो हमेशा रूम के अंदर है, ये हमेशा स्फीयर के अंदर है, ये हर तरह से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट करेगा। +q चार्ज हमने सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले वीडियो में, कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में एमिट करता है। तो सबके वजह से यहाँ पर हर एक पॉइंट पर फ्लक्स जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पर नेट फ्लक्स तो 0 नहीं आएगा। हमने क्या कर दिया, एक सेंटर O है जिस पे हमने +q चार्ज रखा है। तो इतना पॉइंट आप समझ लो, ये 3D सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड नेट फ्लक्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड नेट फ्लक्स। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिया है, लेकिन ये +q चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। तो यहाँ पर जो +q है वो हर डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, सारे डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमको नेट समेशन करना पड़ेगा, और नेट सम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एरिया है, देखो यहाँ पर ये एरिया है, सपोज ये रेडियस जो है मेरा r है, रेडियस मेरा r है, तो इस पॉइंट के लिए मेरा एरिया वेक्टर जो होगा इस तरह से होगा, dA वेक्टर,
और अगर ये पॉइंट लूँ मैं तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। ये पॉइंट लूँगा मैं, अगर सपोज ये पॉइंट लूँ तो मेरा एरिया वेक्टर होगा इस तरह, बिकॉज एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करता है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया होगा या आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ हमेशा सरफेस के सेंटर से पास करता है, सेंटर से पास करेगा। स्फीयर का अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो सेंटर से पास करेगा। वैसे डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर मैं कोई लूँ तो एरिया तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है कि वो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग आ रहा है कि नहीं। देखो प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस आर है, तो मैंने आपको बताया था कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हो और डिस्टेंस अगर आर हो तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर पूरे सरफेस पर, एरिया वेक्टर पूरे सरफेस पर डिस्टेंस तो हमेशा आर ही है। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। तो अगर इस पॉइंट पर पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, बिकॉज रिपेल होगा। यहाँ पर हमेशा हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डी वेक्टर के अलॉन्ग है। वैसे इस पॉइंट पर देखो इसका मैग्नीट्यूड तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, तो पता है आपको। और क्यू है, यहाँ से पूछूँ यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, रिपेल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। वैसे आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है हमेशा आर ही है, बिकॉज ये स्फीयर है। स्फीयर का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा आर ही होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ पड़ गया। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स के लिए करते हैं हम ई डॉट डी ए, जिसको हम फर्दर लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। फर्दर क्या लिखते हैं हम, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको जितने छोटे छोटे फ्लक्स हैं उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी फाई को हम इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, तो हमको नेट फ्लक्स मिलेगा। अब मेन बात यह है भी आप देखो यहाँ पर जो ई और डी ए वेक्टर है उसके बीच में हमेशा जो एंगल है वो 0 डिग्री है। देखो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। यहाँ पर जो कॉस थीटा है यहाँ पर लिखो cos 0 इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज एस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों बीच में एंगल कितना है, वो 0 डिग्री है। तो cos 0 क्या होता है, 1। मीन्स वो cos 0 वाला टर्म तो हट जाएगा। हमको d5 फाइंड करना हो यहाँ पर, तो हमको किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर तरफ कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर इधर भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करोगे तो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है कांस्टेंट है, भले कोई भी डायरेक्शन में आप चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 5 हमको फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया, हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है ई इंटू डी ए। इंटीग्रेशन क्या करना है हमको, ई इंटू डी ए। मीन्स हमको डी ए वेक्टर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ये सरफेस है, इसका डी ए वेक्टर है, इसका डी ए वेक्टर है, डी ए ऐसे जितने भी सरफेस है, अगर सबका मैं डी ए वेक्टर का समेशन करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो। अगर मैं जितने भी डी ए वेक्टर हैं सबका सम कर दूँ यहाँ पर तो मेरा आंसर क्या, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जो डी ए है, अगर मैं ए बोलूँ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4/r²। अगर जितने भी डी ए वेक्टर हैं अगर सबका मैं सम कर दूँ, मीन सबको इंटीग्रेट कर दूँ, तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा, ये पूरे जो स्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि होता है 4/r²। तो यहाँ पर मेरा अगर नेट फाइंड करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आगे लिखता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ आगे, चलो इसको लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर आगे लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 फाइंड करने की कोशिश करूँ तो ई का मैग्नीट्यूड जो है वो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी ए, सारे डी ए का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सारे डी ए को अब इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा, 4/r²। 4/r²। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। और के को अगर 1/4πε0 लिखूँ, बिकॉज के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ये क्यू है और यहाँ पर है 4π, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर नेट आंसर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर आंसर क्या है मेरा,
नहीं तो देखो आंसर आ रहा है क्यू इक्वल टू आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू जो होना चाहिए इनसाइड होना चाहिए हमेशा स्फीयर के, बिकॉज हमने इनसाइड चार्ज के लिए बात किया है जो कि अंदर है। अंदर चार्ज रहेगा तभी तो फ्लक्स निकलेगा, आउटर चार्ज होगा तो नेट फ्लक्स उसके वजह से जीरो हो जाएगा। तो जो क्यू है वो इनसाइड चार्ज है यहाँ पर स्फीयर के, तो मेरा जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडीशन क्या है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर, और जो क्यू चार्ज है वो इनसाइड का चार्ज है। तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछ लिया कि सरफेस पर नेट फ्लक्स क्या आएगा, तो मेरा आंसर आएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहते हैं गॉस लॉ। इसी को कहते हैं गॉस लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन करके आते हैं, ये गॉस लॉ की वजह से वो क्वेश्चन चुटकियों में बन जाते हैं, चुटकियों में। गॉस लॉ की वजह से क्वेश्चन होते हैं वो चुटकियों में बन जाते हैं। क्यू नेट इक्वल टू क्यू अपॉन नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज द 3D क्यूब। देखो इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर में फिर से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब इसका डेफिनेशन समझो। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द नेट चार्ज, मतलब जो स्फीयर के अंदर नेट चार्ज है उसके इक्वल होता है। नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस 3D इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज द नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर। यही होता है हमारा गॉस लॉ का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन और नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि फ्लक्स के ऊपर से गॉस लॉ हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब जितने भी लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर उसके पहले आप ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये लेक्चर फ्रेंड को शेयर कर देना, जो फ्रेंड देखने वाले होंगे उनको बता देना कि गॉस लॉ को देखने से पहले ये जो लेक्चर है ये देखा हुआ होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि चार्ज अंदर ना हो तब किस तरह से फ्लक्स फाइंड किया जाए, चार्ज अंदर हो तब हमको किस तरह से फ्लक्स फाइंड किया जाए, वो सब सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपका आज का जो वीडियो है आपको समझ पड़ा होगा और आपको बेनिफिशियल हुआ होगा, क्वेश्चंस आज के समझ आए होंगे। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, और तब तक के लिए बाय बाय।